प्रिय छात्रों, आप मुझसे जुड़े हैं और मेरे वीडियोस को आप लगातार देख रहे हैं, तो यह तो गारंटी है कि बिहार बोर्ड में आपको 90% से ऊपर नंबर निश्चित रूप से प्राप्त होंगे यदि आप मेरे बातों को फॉलो कर रहे हैं। यदि फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी फेल तो कम से कम नहीं कीजिएगा, यह तो गारंटी है। इसी बात से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। मैं सुरेश प्रसाद, एक कोचिंग संचालक हूं और घर बैठे आप लोग पढ़ाई कैसे करें उसके बारे में हम खोज कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और उसके आधार पर जो भी कंटेंट देना है वो आपको दे करके घर बैठे बोर्ड की तैयारी कैसे करें इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं। आइए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो का पार्ट 1 पढ़ लिए होंगे, जिसमें हमने आपको गुरु मंत्र दिया है। गुरु मंत्र मीन्स आपको मैंने मैथ का सूत्र दिया है। यदि यह गुरु मंत्र या मैथ का सूत्र आपको याद होता है तो मैथ में बहुत बढ़िया प्रदर्शन आप कर सकते हैं। उसके पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। इसलिए पार्ट 2 देखने से पहले आप क्या कीजिएगा, पार्ट 1 जरूर निश्चित रूप से ही देख लीजिएगा, तब पार्ट 2 आप देखिएगा। और आपको हम यह कहते हैं कि दोनों पार्ट को आप यदि रोज सुबह में देख लेते हैं, रोज सुबह में सूत्र का रिवीजन कर लेते हैं, तो आप देखिएगा कि आप दिन भर का मैथ आपका बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया तरीके से गुजरेगा, बीतेगा। तो इसलिए परीक्षा कुछ दिन, बोर्ड परीक्षा जो है बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। इतने दिनों तक ही यदि रोज रोज आप रिवीजन करते हैं सूत्रों का, तो सूत्र पर आपका पकड़ बनेगा और 1 नंबर के प्रश्नों को हल करने में और अधिक नंबर के भी प्रश्नों को हल करने में आपको बहुत ज़्यादा इन सूत्रों से मदद मिलेगी। आइए अब शुरू करते हैं। अब मैथ के पाठ 8 का सूत्र, पाठ 8 का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुजों में ही लागू होता है। समकोण त्रिभुज की परिभाषा, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में आधार, कर्ण और लंब को पहचानने का तरीका। समकोण त्रिभुज में जो कोण समकोण होता है उसके सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, बाकी जो 2 कोण होते हैं उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, यह याद रखिएगा। इसमें से कई बार आपको यह पूछता है समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा एक कोण 50 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना डिग्री होगा, तो बच्चों जाहिर सी बात है वो 40 डिग्री होगा। तो यह सब बात आप ध्यान रखिएगा। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण को पहचानने का तरीका आपको बता दिए। फिर इस पाठ में हम लोग को यह समझना है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण को अभिष्ट कोण कहा जाता है। उस अभिष्ट कोण के संलग्न भुजा को उस समकोण त्रिभुज का आधार कहते हैं और अभिष्ट कोण के सम्मुख भुजा को, सामने वाले भुजा को समकोण त्रिभुज का लंब कहते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, उनका परिभाषा और उनका बटा क्या होता है यह सब आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले होता है साइन थीटा। साइन, इसको कहते हैं साइन, माने त्रिकोणमिति का साइन अनुपात, साइन अनुपात होता है। तो समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहा जाता है। इसको शॉर्टकट में साइन थीटा लिखा जाता है। उसके बाद दूसरा अनुपात होता है कोसाइन। या समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात को कोसाइन कहते हैं, इसको शॉर्टकट में कॉस थीटा लिखा जाता है। उसके बाद होता है टेन थीटा, टेंजेंट। समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के अनुपात को टेंजेंट कहा जाता है, इसको शॉर्टकट में टेन थीटा लिखा जाता है। उसके बाद है कॉसिकेंट, इसको समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब के अनुपात को कॉसिकेंट कहा जाता है, इसको शॉर्टकट में कॉसेक थीटा लिखा जाता है। सिकेंट, समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार के अनुपात को सिकेंट कहा जाता है, इसको सेक थीटा लिखा जाता है। कोटेंजेंट, समकोण त्रिभुज में आधार और लंब के अनुपात को कोटेंजेंट कहा जाता है, इसको शॉर्टकट में कॉट थीटा लिखा जाता है। अब इन सूत्रों को याद करने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला आपको दिया गया है, वह है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PBPHHB। इसके द्वारा हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का सूत्र याद कर लेते हैं। जैसे साइन थीटा होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H, टेन थीटा होता है P/B, कॉसेक थीटा होता है H/P, सेक थीटा होता है H/B और कॉट थीटा होता है B/P। यहाँ P माने होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर माने लंब, B माने होता है बेस, बेस माने आधार और H माने होता है हेपोटेन्यूज माने कर्ण। तो इसके आधार पर हम लोग किसी भी सूत्र का बटा हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। एक बात और आपको ध्यान रखना है
कि देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। इतना यदि हम लोग याद कर लेते हैं, एक लाइन और याद करना होता है आपको कि साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है, टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है और कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा होता है, सेक थीटा का व्युत्क्रम कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा का व्युत्क्रम टेन थीटा होता है। यह याद रखिएगा। व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों? व्युत्क्रम ऐसी दो संख्याएं जिनको गुना करने से आंसर 1 आता है, तो उन दोनों संख्याओं को व्युत्क्रम कहा जाता है। तो इस तरह से समझिएगा कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना करेंगे तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि कॉसेक बराबर 1/sin होता है, साइन से साइन कट के 1 आ जाएगा, तो इसको व्युत्क्रम कहा जाता है। तो यह व्युत्क्रम याद रखिएगा। इस तरह आपका 8.1 का सूत्र खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं 8.2 पर। 8.2 में बच्चों आपको कुछ डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पूछ रहा है, कुछ डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। टेन 0 का मान 0 होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, टेन 60 का मान √3 होता है और टेन 90 का मान अपरिभाषित होता है। कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित होता है, कॉसेक 30 का मान 2 होता है, कॉसेक 45 का मान √2 होता है, कॉसेक 60 का मान 2/√3 होता है, कॉसेक 90 का मान 1 होता है। सेक 0 का मान 1 होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, सेक 45 का मान √2 होता है, सेक 60 का मान 2 होता है और सेक 90 का मान अपरिभाषित होता है। कॉट 0 अपरिभाषित होता है, कॉट 30 √3 होता है, कॉट 45 1 होता है, कॉट 60 1/√3 होता है और कॉट 90 बराबर 0 होता है। इस तरह 8.2 में इन सूत्रों का प्रयोग होगा और इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको बनाने का तरीका भी आपको हम समझाए थे क्लास में कि जैसे यह मानिए 0 है, यह 30 है, यह 45 है, यह 60 है, यह 90 है। ठीक है बच्चों, तो इस जैसे अब सबको बटा 4 कर देंगे तो 0/4 हो जाएगा, यह 1/4 हो जाएगा, यह 2/4 हो जाएगा, यह 3/4 हो जाएगा, यह 4/4 हो जाएगा। अब सबको अंडर रूट करेंगे तो 0/4 का अंडर रूट करेंगे तो 0 आएगा, 1/4 का अंडर रूट करेंगे तो 1/√2 आएगा, इसको करेंगे तो 1/4 को अंडर रूट करेंगे तो 1/2 आएगा, इसको करेंगे तो 1/√2 आएगा, इसको अगर 3/2 आएगा, इसको करेंगे तो 1 आएगा। इस अब यह हो जाता है साइन 0 का मान यह हो गया, यहाँ पर जो हम लोग बटा किए, साइन 30 का मान हो गया, साइन 45 का मान हो गया, साइन 60 का मान हो गया, साइन 90 का मान हो गया। इस तरह हम लोग मानों को फटाफट याद कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं 8.3 में। 8.3 में पूरक कोणों का अनुपात आपको पढ़ना है। तो पूरक कोण का अनुपात कैसे होता है यह आपको रट लेना है। साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा होता है और कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा होता है। उसके बाद टेन 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा होता है और कॉट 90 - थीटा बराबर टेन थीटा होता है। उसके बाद कॉसेक 90 - थीटा बराबर सेक थीटा होता है और सेक 90 - थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। इस तरह यदि यह सूत्र आपको याद है तो आप समझिए कि आपका 8.3 का सूत्र याद है। 8.4 में सर्वसमीका दिया है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, वह 3 गो सर्वसमीका है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इन 3 सर्वसमीकाओं को तोड़ मरोड़ करके बहुत सारे क्वेश्चन को हल कराया गया है। इस तरह से बच्चों पार्ट 8 कंप्लीट होता है। पार्ट 9 में हम लोग आते हैं। पार्ट 9 में आपको बहुत मामूली सी बातें पढ़नी है। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि क्षैतिज रेखा क्या होता है। तो जमीन के समांतर खींची गई सभी रेखाओं को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। दूसरा होता है दृष्टि रेखा क्या होता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु और हमारे नेत्र के बीच में एक रेखा बनती है, उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। अब अगला बात है उन्नयन कोण क्या होता है। ऊपर की ओर देखते समय क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। अगला होता है अवनमन कोण क्या होता है। तो बच्चों नीचे की ओर जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। इस तरह पार्ट 9 का भी सूत्र कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 10 पर आते हैं। पार्ट 10 में बच्चों हम लोगों को वृत्त पढ़ना है। तो वृत्त पिछले कक्षाओं में वृत्त में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं
पहले हम उसका चर्चा कर लेते हैं, फिर 10वां क्लास में हम लोग वृत्त में क्या पढ़ेंगे। वृत्त का यहाँ पर 2 पार्ट है, पाठ 10 और पाठ 12। इन दोनों पाठों में जो जो चीज़ दिया है हम लोग धीरे धीरे चर्चा कर लेंगे। तो वृत्त का सारा बात हम आपको यहाँ बताते हैं, और पाठ 12 में केवल जाके वृत्त में जो क्षेत्रफल का सूत्र है वह सब केवल आपको बताएंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आइए, सबसे पहले वृत्त में हमको यह जानना होता है कि वृत्त होता क्या है। वृत्त बच्चों, जो हम लोग बोर्ड पर जो आकृति बना देते हैं वह वृत्ताकार आकृति होती है। जो हम लोग सिक्का देखते हैं वो वृत्ताकार आकृति है, जो चांद देखते हैं वह गोला है। तो गोला और वृत्त अलग अलग आकृति होती है। तो वृत्त जैसी आकृति चूड़ी होती है, सबसे बढ़िया उदाहरण चूड़ी का होता है। चूड़ी वृत्त जैसी आकृति है, ऐसा आपको समझना है। आइए, वृत्त की परिभाषा आप समझते हैं हम लोग। जैसे चूड़ी हो गया, आपको साइकिल का रिंग हो गया, घर जो घर पहनते हैं वो मट्ठा हो गया, चाबी का जो रिंग में गोल जो छल्ला लगा था वो छल्ला हो गया। यह सब वृत्त का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो वृत्त को ऐसा समझिएगा, वह गोला समझ लीजिएगा या वृत्ताकार क्षेत्र समझ लीजिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट ही पहले गलत हो जाएगा। चलिए, वृत्त की समझ पैदा हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चूंकि आप लोग 10वां क्लास में, इसलिए इतना डिटेल में हम लोग शुरू में बताना उचित नहीं समझते हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिभाषा। किसी भी तल में एक निश्चित बिंदु होता है, उस बिंदु से समान दूरी पर जितने भी बिंदु पाए जाते हैं उन सब बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति तैयार होती है उस आकृति को हम लोग वृत्त कहते हैं। शॉर्टकट में यह समझें कि प्रकार में यदि एक दूरी ले लें और प्रकार के नोक को किसी एक बिंदु पर टिका दें और पेंसिल का नोक जितना दूरी पर उतने दूरी पर सभी बिंदुओं को यदि मिला दिया जाए तो एक वृत्त बन जाता है। जो बिंदु हम लोग प्रकार का नोक लगा करके वृत्त बनाए थे, निश्चित बिंदु, उसको हम लोग केंद्र कहते हैं। और प्रकार में जो हम लोग दूरी लिए थे उसको त्रिज्या कहते हैं। वैसे भी त्रिज्या की परिभाषा होती है कि केंद्र और वृत्त के जो घेरा होता है उस घेरा पर किसी भी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। अब आइए, हम लोग त्रिज्या पढ़ लिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं परिधि। वृत्त का जो घेरा होता है उस घेरे की कुल लंबाई को परिधि कहते हैं। परिधि का सूत्र होता है C बराबर 2πr। C माने होता है सर्कमफेरेंस, और 2 होता है, पाई जो होता है वो 22/7 होता है या 3.14 होता है, और r जो होता है r आपको दिया रहता है। तो इस तरह हम लोग परिधि निकाल लेते हैं। अब आते हैं जीवा, वृत्त की जीवा। वृत्त के घेरा पर स्थित किसी भी 2 बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। याद रखिएगा, 1 नंबरिया का क्वेश्चन है। वृत्त का जो सबसे बड़ा जीवा होता है वह व्यास होता है। तो वृत्त का जो जीवा है वह हमेशा केंद्र से होकर के गुजरता है। व्यास जो है हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है, सभी जीवाएं केंद्र से नहीं गुजरती हैं। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है वह वृत्त का व्यास होता है। अब आइए, पाई जो होता है, पाई परिधि और व्यास का अनुपात होता है। पाई बराबर C/d। पाई का मान कैसे निकाला जाता है? तो पाई बराबर होता है परिधि बटा व्यास। किसी भी वृत्त के परिधि और उसके व्यास को बटा कर दिया जाए, उसका अनुपात निकाल लिया जाए तो पाई का मान निकल जाता है। पाई बराबर होता है C/d। याद रखिएगा बच्चों। तो C बराबर 2πr इसका हो गया। व्यास का सूत्र होता है 2r, माने 2 गुना त्रिज्या। r का सूत्र होता है d/2, माने त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है a बराबर πr²। इतना बात याद हो गया बच्चों। अब हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वृत्त की छेदक रेखा, स्पर्श रेखा के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। वृत्त जिस तल में है, यह मैंने क्लास 10th का सूत्र अब शुरू हो गया। वृत्त जिस तल में है उस तल में एक रेखा खींचा जाए और वह रेखा यदि वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटता है तो उस रेखा को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त जिस तल में है उस तल में यदि एक रेखा खींची जाए, वह वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटता है तो उस रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को काटता है उस बिंदु को उसका स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों इतना बात? अब स्पर्श रेखा जो है किसी बाहरी बिंदु से, माने वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो और उस बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त है और उससे बाहर एक बिंदु है, उससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर? वृत्त पर यदि कोई बिंदु स्थित है उससे वृत्त पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के अंदर यदि कोई बिंदु है तो उससे वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। क्लियर हुआ बच्चों? अब 2 वृत्त और स्पर्श रेखा पढ़ते हैं। 2 वृत्त हैं और दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं तो उससे वृत्त की 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी। 2 वृत्त यदि एक बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उससे 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2 वृत्त यदि 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और 2 वृत्त यदि अंतः स्पर्श करती हैं तो केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा उस पर हो सकती है। ठीक है बच्चों? अब आइए हम लोग एक प्रमेय पढ़ते हैं। इसमें पाठ 10 में एक प्रमेय है कि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, प्रमेय नंबर 1 है,
स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब होती है अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। आप दिमाग में कल्पना कर लीजिए, वृत्त है, वह स्पर्श रेखा है, वहां से जो त्रिज्या जा रही है वह स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। यह 2 नंबर में सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है, तो इसका सिद्ध करने का तरीका आपको क्लास में पढ़ाया जा चुका है, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसका दूसरा होता है कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है और उस बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो उस बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा पर उन दोनों स्पर्श रेखाओं का झुकाव समान होता है। और तीसरा है कि वृत्त पर स्थित किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं। इतना सूत्र बच्चों पाठ 10 में लागू होता है। अब आते हैं बच्चों पाठ 11। पाठ 11 में रचना है। रचना में जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन जो अक्सर आता है वो आपको बता दिए हैं, जब रचना करते समय बताए थे कि आपसे पूछता है कि वृत्त जो है, वृत्त उसकी त्रिज्या के बराबर यदि जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो वृत्त है, वृत्त की जो त्रिज्या है, वह त्रिज्या यदि त्रिज्या को ऐसा जीवा खींचा जाए तो वह परिधि को कितना बार काटेगा? 6 बार काटता है बच्चों। वृत्त जिस त्रिज्या से वह वृत्त खींचा गया वह त्रिज्या के बराबर यदि परिधि को काटा जाए तो वह 6 बार काटता है। यह बात याद रखिएगा। आइए अब हम लोग पाठ 12 में चलते हैं। पाठ 12 वह वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त संबंधित क्षेत्रफल है। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है चाप। अब वृत्त जो देखें, वृत्त आपको समझाए थे कि वृत्त क्या होता है, तो चूड़ी होता है। वृत्त पर यदि 2 बिंदु स्थित है, दोनों बिंदु के अनुदिश यदि वृत्त को तोड़ दिया जाए तो वृत्त 2 भागों में बढ़ जाता है, प्रत्येक भाग को चाप कहते हैं। आप दिमाग में कल्पना कीजिए कि एक वृत्त है, वृत्त को 2 बिंदु से तोड़ दिया जाए तो छोटा छोटा इस तरह चाप, जो लड़की सब चाप लगाती है उस चाप के जैसा आकृति 2 प्राप्त होता है, उसी आकृति को चाप कहा जाता है। तो केंद्र माने वृत्त 2 भागों में बढ़ता है तो चाप, एक चाप जो छोटा वाला चाप होता है उसको लघु चाप कहते हैं, जो बड़ा वाला चाप होता है तो दीर्घ चाप कहते हैं। इस तरह पहचान सकते हैं, जिस चाप में केंद्र रहता है वह हो गया दीर्घ चाप, और जिस चाप में केंद्र नहीं रहता है वह होता है लघु चाप। कई बार जो वृत्त टूटता है ना, वह व्यास के अनुदिश टूटता है। व्यास के अनुदिश टूटता है तो इस प्रकार जो 2 टुकड़ा प्राप्त होगा वो दोनों टुकड़ा अर्धवृत्त कहलाते हैं। आप दिमाग में ऐसा अपना कल्पना करके सोच लीजिए। जब आप चाप पढ़ ले तब आते हैं त्रिज्यखंड पर। त्रिज्यखंड क्या होता है बच्चों? किसी भी वृत्त के अंदर 2 त्रिज्या और उन त्रिज्याओं के संगत चाप के द्वारा जो एक क्षेत्रफल तैयार हो जाता है, बनता है, उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। 2 कल्पना, दिमाग में कल्पना कीजिए, त्रिभुज की किसी वृत्त की 2 त्रिज्या और उसके संगत चाप के बीच में जो क्षेत्रफल बनता है उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। जो छोटा वाला त्रिज्यखंड होता है उसको लघु त्रिज्यखंड, जो बड़ा त्रिज्यखंड होता है उसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। छोटा त्रिज्यखंड का जो थीटा होता है वह 180 से कम होता है, बड़ा त्रिज्यखंड का जो थीटा होता है 180 से बड़ा होता है। यदि व्यास के अनुदिश त्रिज्यखंड बना हो तो वह जो दोनों भाग, जो 2 त्रिज्यखंड जो बनते हैं वृत्त के अंदर, वह दोनों त्रिज्यखंड अर्धवृत्ताकार क्षेत्र कहलाते हैं, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र कहलाएंगे। अब तीसरी बात जो इस पाठ में आपको पढ़नी है वह है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है बच्चों? कि वृत्त की किसी जीवा और उसके संगत चाप के बीच में जो क्षेत्रफल बनता है उसको वृत्तखंड कहते हैं। जब जीवा उसको वृत्तखंड बनाता है तो 2 वृत्तखंड बनते हैं, छोटे वाले को लघु वृत्तखंड कहते हैं, बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। दीर्घ वृत्तखंड में केंद्र रहता है, लघु वृत्तखंड में केंद्र नहीं रहता है। कहीं व्यास एक जीवा है और वह वृत्तखंड बनाता है तो 2 अर्धवृत्ताकार क्षेत्र प्राप्त होता है। यह तो हुआ बच्चों परिभाषा। अब आते हैं सूत्र पर। इस पाठ में पहला सूत्र जो लगता है वह आपको याद रखना है कि वृत्त है और त्रिज्यखंड है, तो थीटा बटे 360 डिग्री माने त्रिज्यखंड का कोण और 360 डिग्री में जो अनुपात होगा वहीं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात होता है। यह मूल सूत्र है। मूल सूत्र यह कहता है कि थीटा बटा 360 डिग्री बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बटा वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहां से आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। इससे आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। अब आइए चाप की लंबाई। चाप की लंबाई भी एक मूल सूत्र से संबंधित होता है। वह मूल सूत्र है थीटा बटा 360 डिग्री बराबर चाप की लंबाई बटा वृत्त की परिधि। तो चाप की लंबाई का सूत्र यहां से निकलता है, चाप की लंबाई होता है चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। इससे हमको चाप की लंबाई निकाल लेंगे सूत्र से। तीसरा सूत्र इस पाठ में आता है वह है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। फिर से बताते हैं आपको, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर
इंटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। तो इन सूत्रों के द्वारा हम लोग यह सब निकाल सकते हैं। एक और सूत्र इस पाठ में प्रयोग हुआ है, वह है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह जल्दी आपको मिलता नहीं है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिए कि वृत्त समकोण माने अर्धवृत्त में बना जो कोण होता है वह समकोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, और लघु वृत्त में बना कोण अधिक कोण होता है। लघु वृत्त में बना कोण अधिक कोण होता है और दीर्घ वृत्त में बना कोण न्यून कोण होता है। इतना याद रखिएगा। फिर से एक बार और बताते हैं आपको। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, लघु खंड में लघु वृत्त खंड में बना कोण अधिक कोण होता है और दीर्घ वृत्त खंड में बना कोण न्यून कोण होता है। इस तरह पाठ 12 का सूत्र समाप्त होता है। अब बच्चों पाठ 13 का सूत्र हम लोग देखते हैं। पाठ 13 में है कि 3D आकृतियों का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना। तो पाठ 13 में 3D आकृतियां हमारे पास कौन कौन है? घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला और छिन्नक। इतनी सारी आकृतियां हैं। इन आकृतियों के से संबंधित जो सूत्र है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले घन घनाभ में हम लोग एक बात समझते हैं कि घन घनाभ में क्या अंतर है। घनाभ जो होता है वह 6 गो आयताकार फलकों से मिलकर बना होता है। घन जो होता है वह 6 गो वर्गाकार फलकों से मिलकर बना होता है। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि घन का फलक किस आकार का होता है, तो आप कहिएगा वर्ग। घनाभ का फलक किस आकार का होता है, आप कहिएगा आयत। तो घनाभ जो होता है 6 गो आयताकार फलकों से मिलकर बना होता है। घन जो होता है 6 गो वर्गाकार फलकों से मिलकर बना होता है। इतना बात क्लियर हुआ जी। माने घन घनाभ में 6 फलक होते हैं, आपको याद रखना है। फलकों का आकार भी आपको बता दिए। घन घनाभ में जो क्या कहते हैं उसको किनारे, घन घनाभ में 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। याद रखिएगा, घन में चाहे घनाभ में 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। अब आइए घनाभ का टीएसए। घनाभ का टीएसए माने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। घन का टीएसए माने घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। घनाभ का सीएसए माने घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2H × L + B। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर। घनाभ का आयतन होता है V = LBH। घन का आयतन होता है V = L3, L3 माने भुजा क्यूब। घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + H²। और घन का विकर्ण होता है √3L माने √3 गुना भुजा। अच्छा, वर्ग का विकर्ण भी आपसे पूछ सकता है। वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुना भुजा और आयत के विकर्ण का सूत्र होता है √A² + B²। ये सब याद रखिएगा बच्चों। अब आइए बेलन पर। बेलन जो पाइप जैसी आकृति होती है, कल की पाइप जैसी आकृति, उसको बेलन कहते हैं। इसका टीएसए, बेलन का टीएसए माने बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 2πr × r + h। बेलन का सीएसए माने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। बेलन का आयतन होता है πr²h। भाई ये शंकु, शंकु जो कोन, जो आइसक्रीम कोन वाला आइसक्रीम खाते हैं उस आकृति को शंकु कहा जाता है। शंकु का टीएसए माने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों πr × r + l। शंकु का सीएसए माने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। यहाँ l जो है l बराबर √h² + r² होता है। शंकु का आयतन होता है बच्चों 1/3 πr²h और इसमें l को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। शंकु जो बनता है ना, तिरछा ऊंचाई को l कहा जाता है, खड़ा ऊंचाई को h कहा जाता है और आधार की त्रिज्या को शंकु की त्रिज्या r कहते हैं। उसी तरह बेलन में है, बेलन की ऊंचाई को, बेलन की कई बार बेलन की ऊंचाई होती है, बेलन की लंबाई होती है, चाहे बेलन की गहराई होती है। तो लंबाई, गहराई और ऊंचाई को h कहा जाता है और उसका जो आधार होता है उस आधार की त्रिज्या को हम लोग r कहते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा। और बेलन का जो किनारे किनारे का जो पृष्ठ से जो बना होता है गोल टाइप का, उसको हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। चलिए अब आते हैं गोला पर। गोला का टीएसए और गोला का सीएसए माने गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है, वह होता है 4πr²। गोला का आयतन होता है बच्चों 4/3 πr³ अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr² और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²
और अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बच्चों आप फुटबॉल देखे हैं, फुटबॉल की आकृति को गोला कहते हैं, और कटोरा देखें, कटोरा की माने फुटबॉल को आधा काट दिया जाए तो जो आकृति प्राप्त होता है उसको हम लोग अर्धगोला कहते हैं। क्लियर। अब आइए शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक बाल्टी जैसी आकृति जो होती है, आप देखते हैं ना, वो शंकु जैसा है, उसको बीच में से काट दिया जाए तो बाल्टी प्राप्त हो गया। चाहे जो शीशा का गिलास होता है, गिलास प्राप्त होता है, तो उस आकृति को छिन्नक कहा जाता है, उसको शंकु का छिन्नक कहते हैं। शंकु के छिन्नक का TSA माने शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। यहाँ L जो है वह शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है, तो L को कहा जाता है L बराबर √H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यह हुआ शंकु का छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु का CSA माने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2। शंकु का आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई एच। शंकु का माने शंकु का नहीं, छिन्नक का आयतन होता है V बराबर 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। फिर से बताते हैं, छिन्नक के आयतन का सूत्र होता है V बराबर 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इस प्रकार आपका पाठ 13 का सूत्र समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं पाठ 14 में। पाठ 14 में बच्चों हमें माध्य, माध्यक और बहुलक पढ़ना है। तो माध्य, माध्यक, बहुलक आपको 9th से शुरू करता है और 10th तक लेकर आता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है परिसर। कई बार परिसर पूछ देता है। तो परिसर क्या होता है? जो भी आंकड़ा दिया रहता है ना, प्रेक्षण जो दिया रहता है, उसमें अधिकतम प्रेक्षण में से न्यूनतम प्रेक्षण माने सबसे बेसिका में से सबसे कमका को घटा देते हैं, तो जो आंसर आता है वो होता है परिसर। ठीक है बच्चों। इसके बाद होता है चौड़ाई। तो वर्ग अंतराल जो दिया रहता है, तो वर्ग अंतराल को घटा देने से चौड़ाई निकलता है, चौड़ाई देता है, या वर्ग अंतराल का विड्थ देता है। तो वर्ग अंतराल में क्या करेंगे? वर्ग अंतराल में जो अधिकतम सीमा है उसमें से न्यूनतम सीमा को घटाने से जो मान आता है वह वर्ग चौड़ाई कहलाता है। फिर आता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है बच्चों? जो भी वर्ग अंतराल दिया रहता है दोनों को जोड़ देते हैं, माने न्यूनतम मान माने बड़ा वाला प्रेक्षण। वर्ग अंतराल में एक होता है ऊपरी सीमा, एक होता है निम्न सीमा। तो ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2 बराबर वर्ग चिन्ह आता है। इतना बात याद रखिएगा। एक होता है फिर बारंबारता। कोई प्रेक्षण कितना बार प्रेक्षण उसमें आया है, जो हम मैथ बना रहे हैं उस मैथ में कोई प्रेक्षण कितना बार आया है, उसी की संख्या को उसकी बारंबारता कहते हैं। एक होता है मिलान चिन्ह। ये सब 9th में आपको पढ़ना था। एक होता है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह क्या होता है बच्चों? कि जो हम लोग चिन्ह खींच करके मिलाते हैं, तो मिलान चिन्ह एक, जैसे आपको कई बार मिलान चिन्ह कहा देगा कि निम्न बताइए 10 का मिलान चिन्ह कौन है। तो मिलान चिन्ह का मतलब उसका चिन्ह गिन करके लिखा जाता है। मिलान चिन्ह को अंग्रेजी में टैली मार्क कहा जाता है। तो कई बार आपसे पूछ देगा कि बताइए 10 का टैली मार्क क्या होता है, और 4 गो ऑप्शन दे देगा, तो उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए याद रखिएगा, मिलान चिन्ह को टैली मार्क कहा जाता है। और मिलान चिन्ह जो हम लोग सारणी बनाते हैं, तो इस तरह चिन्ह खींच के मिलान करते हैं। 1 2 3 4, अब 5वां से क्रॉस कर देते हैं, 5 होता है। फिर 6 7 8 9 और 10वां से क्रॉस करते हैं। इस तरह मिलान चिन्ह हम लोग बनाते हैं। आइए अब हम लोग 10th क्लास पर चलते हैं। सबसे पहले माध्य। माध्य क्या होता है बच्चों? यदि कुछ आंकड़े दिए गए हों और आपसे कहता है कि माध्य निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रेक्षण, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, मान जितना प्रेक्षण दिया सबको जोड़ देंगे और बटा उसकी संख्या को लिख देंगे। तो इस प्रकार जो मान प्राप्त होगा वह हमारा माध्य प्राप्त होगा। कई बार अवर्गीकृत सारणी देता है, तो अवर्गीकृत सारणी में आपको हम 1 नंबरिया जितना पढ़ाए हैं वहाँ पर सब क्लियर कर दिए हैं। अवर्गीकृत सारणी में हम लोग लिखेंगे माध्य बराबर समेसन ऑफ xi fi बटा समेसन ऑफ fi। फिर आपको देता है जी माध्य निकालने के लिए वर्ग अंतराल पर माध्य निकालना। तो वर्ग अंतराल पर माने वर्गीकृत सारणी, प्रश्न माध्य पर 3 तरीके से देगा। एक वो देगा छोटे मोटे प्रेक्षण दे करके, फिर अवर्गीकृत सारणी और वर्गीकृत सारणी। तो कुछ प्रेक्षण दे करके यदि माध्य निकालता है तो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या से आप निकाल लीजिएगा। अवर्गीकृत देता है तो वहाँ पर आपको xi fi निकालना है, और xi fi निकाल करके तब आपको समेसन ऑफ xi fi बटा समेसन ऑफ fi कर दीजिएगा, तो आपका अवर्गीकृत का माध्य निकल जाएगा। वर्गीकृत सारणी में आपको जब माध्य निकालना है तो वर्ग अंतराल से हम लोग वर्ग चिन्ह बनाएंगे, वह xi होगा।
फिर उसका हम लोग एफ आई बारंबारता को एफ आई ले लेंगे, फिर एक्स आई एफ आई निकालेंगे, फिर समेसन ऑफ एक्स आई एफ आई प्राप्त करेंगे और समेसन ऑफ एफ आई प्राप्त करेंगे, तब लिखेंगे माध्य बराबर समेसन ऑफ एक्स आई एफ आई बटा समेसन ऑफ एफ आई। इतना बात क्लियर हो बच्चों। अब आते हैं हम लोग माध्य के बाद बहुलक पर। बहुलक की परिभाषा क्या होती है कि दिए गए प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को उसका बहुलक कहा जाता है। तो बहुलक होता है बच्चों, यदि कुछ प्रेक्षण दे करके आपसे बहुलक पूछता है तो वो तो हम लोग देख करके देख लेंगे कौन सबसे अधिक बार आया है, वह उसका बहुलक होगा। अवर्गीकृत सारणी दे करके यदि आपसे बहुलक पूछता है तो देखेंगे कि बारंबारता किसका अधिक है, उसका प्रेक्षण कौन सा है, वह प्रेक्षण उसका बहुलक कहलाता है। यदि आपको वर्गीकृत सारणी देता है तो बहुलक का सूत्र होता है, तो बहुलक बराबर होता है एल प्लस कोष्ठ में F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्ठ बंद गुना H। यहाँ पर जो L है वह है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 जो है वह है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 जो है वह बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता, 2F1 जो है वह तो F1 आप समझ गए, F0 जो है बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता और F2 जो है वह बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता और H जो है वह वर्ग की चौड़ाई है। इस प्रकार इस सूत्र को रख करके आप बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए माध्यक पर आते हैं। माध्यक में बच्चों इसका माने माध्यक का परिभाषा होता है कि दिए गए प्रेक्षणों को आरोही क्रम में सजाने पर बीचों बीच आने वाले प्रेक्षण को माध्यक कहते हैं। तो बीचों बीच कई बार एक प्रेक्षण आता है तो वो माध्यक हो गया, कई बार दो प्रेक्षण आता है, जब दो प्रेक्षण आता है तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देते हैं तो उसका माध्यक निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो जब कुछ प्रेक्षण दे करके और आपसे माध्यक पूछता है तो आप देखिएगा कि बीचों बीच 2 प्रेक्षण आ रहा है कि एगो प्रेक्षण आ रहा है तो माध्यक हो जाएगा, 2 आएगा तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे। अब आते हैं अवर्गीकृत सारणी का माध्यक। अवर्गीकृत सारणी का माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। खूब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले उसका संचयी बारंबारता निकालेंगे, फिर देखेंगे n माने टोटल बारंबारता कितना है उसको बटा 2 कर देंगे। बटा 2 करने से जो मान आएगा तो संचयी बारंबारता में उस मान को हम लोग घेर करके और माध्यक वर्ग निकालते हैं। और जब माध्यक वर्ग निकल जाता है तो जो उसका जो प्रेक्षण होता है अवर्गीकृत सारणी का जो प्रेक्षण, जो माध्यक वर्ग का प्रेक्षण हुआ उसी को हम लोग कहते हैं माध्यक कहते हैं। अब वर्गीकृत सारणी में माध्यक, वर्गीकृत सारणी में माध्यक होता है बच्चों, उसका सूत्र होता है, सबसे पहले हम लोग माध्यक वर्ग निकालते हैं। तो माध्यक वर्ग निकालने का तरीका क्या है, संचयी बारंबारता निकालते हैं, जो टोटल बारंबारता जो आता है उसको बटा 2 करते हैं। बटा 2 करने से जो संचयी बारंबारता हमको प्राप्त होगा उस संचयी बारंबारता को इस तरह घेर देते हैं तो माध्यक वर्ग प्राप्त होता है। माध्यक वर्ग जब प्राप्त कर लेते हैं तब हम लोग सूत्र लगाते हैं। माध्यक का सूत्र होता है माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा कोष्ठ में एल प्लस कोष्ठ में एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ कोष्ठ बंद गुना एच। यहाँ एल जो है वह माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, एन बटा 2 है जो संचयी बारंबारता का टोटल आएगा उसको बटा 2 करने से प्राप्त होता है, माइनस सी एफ माने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसका सी एफ जो है माध्यक वर्ग का जो सी एफ आएगा वहीं उसका माध्यक उसका सी एफ लेंगे और एफ जो होता है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता को यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। फिर से एक बार और आपको सूत्र की परिभाषा बताते हैं। एल जो है वह माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को एल कहते हैं। एच वर्ग माप को, जो वर्ग अंतराल जो प्राप्त हुआ उस वर्ग अंतराल के माप को एच कहते हैं। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता को सी एफ कहते हैं। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता को सी एफ कहते हैं। एन कहते हैं प्रेक्षणों की कुल संख्या को एन कहते हैं और एफ कहते हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता को एफ कहते हैं। इसमें पाठ 14 में एक सूत्र और दिया है, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। इस सूत्र पर 1 नंबर का प्रश्न खूब पूछता है, आप इस सूत्र को खूब ध्यान से समझ लीजिएगा। 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। अब आते हैं संचयी बारंबारता वक्र में। संचयी बारंबारता वक्र क्या होता है बच्चों, सबसे पहले जो भी सारणी हमको दिया रहेगा उससे कम प्रकार की सारणी या अधिक प्रकार की सारणी प्राप्त करते हैं और कम प्रकार और अधिक प्रकार की सारणी प्राप्त करने के बाद हम लोग उसका एक ग्राफ बनाते हैं और उसी ग्राफ जो हमको प्राप्त होता है उसको संचयी बारंबारता वक्र कहते हैं। इस तरह से पाठ 14 के सूत्र समाप्त होते हैं। बच्चों पाठ 15 के सूत्र। पाठ 15 है प्रायिकता। प्रायिकता मीन्स प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है संभावना। तो संभावना को मैथ के रूप में बना दिया गया है, इसको प्रायिकता मैथ कहा जाता है। सबसे पहले आनुभाविक प्रायिकता या प्रायोगिक प्रायिकता। सामने घटित कर प्रायिकता प्राप्त किया जाता है तो उसको आनुभाविक प्रायिकता कहते हैं।
समझे? अनुभाविक प्रायिकता का मतलब ऐसी प्रायिकता जिसको अनुप्रयोग करके, जैसे कहा गया 2 सिक्का उछालिए उसमें चित्त बताइए, 1 लूडो का छक्का फेंकिए, तो इस तरह जो प्रायिकता प्राप्त होता है, जैसे 1000 बार सिक्का उछाल दिया गया, जो ये सब 9th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, तो उस प्रायिकता को प्रायोगिक प्रायिकता या अनुभाविक प्रायिकता कहा जाता है। 10th क्लास में आपको सैद्धांतिक प्रायिकता पढ़ना है, सैद्धांतिक प्रायिकता। तो सैद्धांतिक प्रायिकता का मतलब होता है कि एक सिद्धांत के रूप में प्रायिकता को मान लिया गया है और तब उसके द्वारा हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो उस प्रायिकता को सैद्धांतिक प्रायिकता कहते हैं। आइए 10th क्लास की पढ़ाई करते हैं। इसमें पी बराबर, पी का मतलब होता है ई की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो पी बराबर होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल, जैसे एक सिक्का को हम लोग उछालते हैं तो चित आने की प्रायिकता बताइए। तो चित के अनुकूल परिणाम 1 है और टोटल परिणाम 2 है, तो हम लोग लिखेंगे एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता बराबर 1/2। तो इसको हम लोग सैद्धांतिक प्रायिकता कहते हैं। P बराबर, इस सूत्र याद कर लीजिएगा, P बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। क्लियर हुआ एक सूत्र? आगे बढ़ते हैं। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 है, यह व्यापक रूप में भी सत्य है। कह रहा है जैसे आपने कोई प्रयोग किया, आप लूडो का छक्का को भांजते हैं, लूडो के छक्का को भांजते हैं तो उसमें सभी प्रारंभिक घटनाएं कितने हैं? उसमें 6 प्रारंभिक घटना है, 1 2 3 4 5 6। तो प्रत्येक घटना का यदि प्रायिकता हम निकालें, प्रत्येक घटना का, 1 का प्रायिकता, 2 का प्रायिकता, 3 का, सबका प्रायिकता निकालें और सबको जोड़ दें तो उसका आंसर 1 आएगा। इसको एक लाइन में हम लोग समझते हैं। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है और यह व्यापक रूप में भी सत्य है। व्यापक रूप में आप करके भी देखिएगा तो सत्य आएगा। क्लियर? आइए, ई नॉट, ई के ऊपर एक रेखा खींचा रहता है, उसको ई नॉट पढ़ा जाता है। ई नॉट घटना ई की पूरक घटना कहलाती है। ई नॉट ई की पूरक घटना कहलाती है। जैसे यदि हम मानते हैं कि ई चित आने की घटना है तो पट आने की घटना ई नॉट हो जाएगी। यदि ई को हम पट आने की घटना मानते हैं तो चित आने की घटना ई नॉट हो जाएगी। तो इस तरह से ई नॉट प्राप्त होता है और ई घटना ई नॉट की पूरक घटना कहलाती है। इसको एक लाइन में फिर से सुन लीजिए। ई नॉट घटना ई की पूरक घटना कहलाती है और ई घटना ई नॉट की पूरक घटना कहलाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उस घटना जिसका घटित होना असंभव है, जैसे आप लूडो का छक्का भांजते हैं, उसमें 7 आना असंभव है, तो 7 आने की प्रायिकता 0 होगी। क्लियर बच्चों? वह घटना जिसका घटित होना असंभव है उसकी प्रायिकता 0 होती है, और ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव है, ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव है उसका प्रायिकता 1 होता है। जैसे आपसे हम कहें लूडो का गोटी आप भांजते हैं, 6 से नीचे का अंक प्राप्त होना ये तो हर स्थिति में संभव है, इसलिए इसका प्रायिकता 1 होगा। क्लियर बच्चों? और जो असंभव है 7 आने का घटना बताइए तो वह 0 होगा, उसका प्रायिकता 0 होगा। वह घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है उसकी प्रायिकता 1 होती है, और ऐसी घटना को निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। जिसका प्रायिकता 1 है उसको निश्चित या निर्धारित घटना कहेंगे, जिसका प्रायिकता 0 है उसको असंभव घटना कहेंगे। यह याद रखिएगा बच्चों। किसी घटना ई के लिए यह सत्य है कि पी ई नॉट बराबर 1 माइनस पी ई होता है। इसका मतलब हुआ पी ई नॉट प्लस पी ई बराबर 1 होता है। ये सूत्र याद रखिएगा, इस सूत्र पर आपको प्रश्न पूछता है। अब आइए ताश के पत्ते को समझते हैं। ताश के पत्ते में कितने पत्ते होते हैं बच्चों? तो 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों को 4 भागों में बांट दिया गया है। एक लाल पान जिसको आपके किताब में केवल पान कहता है, दूसरा ईंटिया जिसको ईंट कहता है, तीसरा चिड़िया उसको चिड़ी कहता है, और चौथा पान उसको हुकुम कहता है जिसको हम लोग काला पान कहते हैं। तो 4 वर्गों में बांट दिया है बच्चों। तो आप लोग ताश के पत्ते देखे हैं तो 4 वर्गों में, लाल रंग का उसमें 26 को पत्ता होता है और काला रंग का भी 26 को पत्ता होता है। लाल रंग में ईंट होता है और पान होता है। ईंट में 13 को पत्ते होते हैं और पान में 13 को पत्ते होते हैं। उसी तरह काला रंग में आपको हुकुम होता है, हुकुम में 13 को पत्ते होते हैं और चिड़ी में भी 13 को पत्ते होते हैं। तो 1 से लेकर के 10 तक के जो पत्ते होते हैं वो नंबर लिखा रहता है, 1 2 3 4 से 10 तक लिखा रहता है। उसके बाद होता है गुलाम, उसके ऊपर जे लिखा रहता है, वह उसको फेस कार्ड भी कहा जाता है। होता है बीबी, क्यू लिखा रहता है,
क्यू लिखा रहता है उसको क्वीन कहा जाता है। उसके बाद बेगम भी उसको कहा जाता है। एक होता है बादशाह, उसके ऊपर के लिखा रहता है। तो 3 गो फेस कार्ड होते हैं। एक होता है एक्का पर ए लिखा रहता है। 1 नंबर का पत्ता जो एक्का होता है उस पर ए लिखा रहता है, तो उसको इक्का या एक्का कहते हैं। तो बादशाह, बेगम, गुलाम ये सभी 13 पत्तों में रहते हैं। एक पर तो ए लिखा रहता है, एक एक्का। इसके बाद 10 तक अंक लिखा रहता है। उसके बाद जे लिखा हुआ है वह फेस कार्ड है, उसको गुलाम कहा जाता है। उसके बाद क्यू लिखा रहता है क्वीन या फेस कार्ड है, इसको क्वीन कहा जाता है। के लिखा रहता है बादशाह, बेगम, बादशाह, यह सब रहता है। तो आप 13 पत्तों को समझ लीजिए और इससे संबंधित जो प्रश्न आएगा आप उसको जवाब दे दीजिएगा। मेरे प्रिय बच्चों, आप लोगों को मैथ का संपूर्ण सूत्र संग्रह मैंने आपको दे दिया। यह मेरा गुरु मंत्र है। यदि आप एग्जाम आने तक रोज इस वीडियो को यदि आप सुनते हैं, इसका मतलब हुआ कि आपने संपूर्ण सूत्र का मैथ का रिवीजन कर लिया। और रिवीजन करके आप एक बार मैथ बनाने तो बैठ करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि सर ने जो गुरु मंत्र दिया है उस मंत्र का लाभ क्या है। तो हम आपसे यह निवेदन करेंगे कि बोर्ड आने तक आपके पास जो भी समय बचा है, प्रतिदिन इसका एक बार रिवीजन यदि आप कर लेते हैं सुबह सुबह उठ करके, तो समझिए आपको संपूर्ण सूत्र का रिवीजन हो जाता है और यह मैथ में बहुत ज़्यादा फलदायक होगा। आप लोग मेरे वीडियो को प्रेम पूर्वक देख रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अलावा और भी जो छात्र हैं उन छात्रों को भी प्रेरित कीजिए कि इन वीडियो को देखें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो को देखने वाले जितने भी छात्र हैं सब परीक्षा में जाके अव्वल नंबर प्राप्त करें। और यह संभव है, यदि मैं जिन रास्तों पर बताता हूं उन रास्तों पर आप चलते हैं तो यह निश्चित रूप से ही संभव है कि आप अव्वल नंबर जरूर प्राप्त करेंगे। आपने जितना मेहनत करके प्राप्त कर लिया उससे ज़्यादा आप जरूर प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।